जैसा कि हमने कहा था कि हम कर रहे हैं ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़, ठीक है। इसके इस चैप्टर को करने के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट था कि ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं इसको। वो पहला पार्ट हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट था अपना ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको भी हम कर चुके हैं। और ये तीसरा पार्ट है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है सिलेबस में, तो उसको हम अलग से पार्ट में कर रहे हैं। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है जो कि मिसलेनियस, बाकी सारी एंटिटी, हॉस्पिटल हो गए, सब हो गया, ये सब पाएगा पार्ट डी में, जो कि लास्ट पार्ट होगा। इस चैप्टर के अंदर पहले तो बेसिक्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, किसके लिए, ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों के लिए, ठीक है। तो बेसिक भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो चीज़ें हैं वो किसके लिए, ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों के लिए हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक घुसेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रस्ट और उसके अंदर क्या ऑडिट कंसिडरेशन, उसके बाद देखेंगे सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस तरह से अपना फ्लो हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, बेसिक और अपना ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एप्लीकेबल होगा दोनों के लिए। दूसरा टॉपिक होगा अपना ट्रस्ट और तीसरा टॉपिक होगा अपना सोसाइटी। टॉपिक 1 बेसिक्स। बेसिक्स में मैं हिंदी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले बात यह है कि जो अपना चैरिटेबल सोसाइटी है, ठीक है, वो 2 तरह की, 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्रस्ट सोसाइटी की। सेक्शन 8 कंपनी की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से कंपनी होती है और कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजन इस पर लगते ही हैं, तो इसको अलग से बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि ट्रस्ट सोसाइटी की, ठीक है। पहले बात तो हमने देखा। दूसरा बात हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं। एज एन ऑडिटर कौन कौन से एक्ट का ख्याल रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं FRF, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात है पब्लिक ट्रस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रस्ट बन रखा है, उसके ऑडिट केस में क्या किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। इसके अंदर बनता है क्या, ट्रस्ट हमारा, ठीक है। अब MCQ में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। लेकिन जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब वहाँ क्या एप्लीकेबल होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसका अगर वो नहीं है तो फिर क्या, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसका आता है सोसाइटी। सोसाइटी गवर्न होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है 1860, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है अपनी, जैसे मैंने बोलता सेक्शन 8 कंपनी होती है, तो वो किस में गवर्न होती है, सेक्शन 8 कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 में। और चौथी चीज़ थी जो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ जो जितने भी एक्ट हैं, कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो मैं रैंडम भी कोई भी एक्ट उठा के ला रहा हूँ यहाँ पे, जो कि लिख रखा है यहाँ पे, वो है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी तरह की एंटिटी हो, कोई भी तरह का ट्रस्ट हो, कोई भी तरह की सोसाइटी हो, कुछ भी हो भाई, इनकम टैक्स सब पे लगता है, ठीक है। उसके बाद अपना पाँचवीं चीज़ आती है, पाँचवा जो एक्ट लगता है वो है FCRA एक्ट 2010, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये 5 एक्ट थे जो कि लगते हैं अपने इस चैप्टर में, और बेसिक देख लिया। अब देखते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ, यानी कि ट्रस्ट के केस में भी सोसाइटी केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ सोसाइटी एंड ट्रस्ट, यानी कि सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों की बात कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करता है, मैं हिंदी बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। पहला पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तुमको एज एन ऑडिटर करना क्या है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है लिस्ट लेनी है उसको भाई, सबसे पहले कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, या फिर हम लोगों का ट्रस्ट सोसाइटी है, कि भाई तुमने कौन कौन से बुक्स और रिकॉर्ड मेंटेन किए, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या करना है, लिस्ट लेनी है बुक्स और रिकॉर्ड की। दूसरे पॉइंट बोले जो ऊपर रिकॉर्ड लिया था ना, हाँ, उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बोलते हैं वेरीफाई करना है आपको रिकॉर्ड्स को, और आपको क्या यूज़ करना है, आपको कंप्लाई करना है किसके साथ, SA और AS के साथ, ठीक है। दोनों साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है ऑडिटर को यूज़ करना है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का, एक्सपर्टीज़ का, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ को उसको ऑडिटर को यूज़ करना है, ठीक है, ऑडिट करते वक्त। और उसके बाद चौथा पॉइंट बोलता है कि भाई ऑडिटर को लगाना है GAAP, ठीक है। GAAP का नॉर्मल मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नहीं, यहाँ पे बस अकाउंटिंग की जगह ऑडिटिंग आएगा, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल ये कुछ नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर को अप्लाई करना है टेस्ट चेक, ठीक है। टेस्ट चेक अप्लाई करना है किसके बाद, इवेल्युएट करने के बाद कि IC कितना है, ठीक है। IC देखेगा, वो देखेगा IC स्ट्रॉन्ग है तो वो कम टेस्ट चेक लगाएगा, IC वीक है तो ज़्यादा लगाएगा। तो मैंने कि उसको क्या लगाना है, टेस्ट चेक लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और 6वां पॉइंट बताता है ऑडिटर को यूज़ करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, ठीक है। मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो मटीरियल तो यूज़ करेगा, तो सब के सब जनरल पॉइंट है, ठीक है। ऑडिटर को यूज़ करना है मटीरियलिटी, ठीक है। और 7वां पॉइंट बोलता है ऑडिटर को डिटेल नोट बनाने हैं किस चीज़ के, जो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करता जा रहा है, जिस चीज़ पे वो रिलाई कर रहा है अपनी ओपिनियन के लिए, उसके डिटेल उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे। दैट्स इट, यही है अपने टोटल 7 पॉइंट। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट। पॉइंट फर्स्ट, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ट्रस्ट। सेकंड, the auditor should verify the records for the purpose of audit. He has to comply with SA and AS prescribed and mandated by ICAI. Third, in giving his audit report, auditor will have to use his professional skills and expertise and apply such audit test as he may require. Point fourth, the auditor have to conduct audit by applying generally accepted auditing principles. यहाँ प्रिंसिपल नहीं आएगा भाई, जनरली एक्सेप्टेड तो वही है GAAP वाला, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जगह ऑडिट प्रोसीजर आएगा, ठीक है। ऑडिटिंग प्रोसीजर आएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो GAAP का मतलब है GA तो वही वाला अकाउंट्स वाला, और AP यानी कि ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, ऑडिटर कैन अप्लाई टेस्ट चेक डिपेंडिंग अपॉन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल procedures.
followed by SSE. Sixth point, auditor will have to keep in mind the concept of materiality depending upon the circumstances of each case. Seventh point, auditor shall keep detailed notes about the evidence on which he have to relied upon while conducting an audit. तो हमने कर लिए टोटल, मैं बोलता हूँ दो टॉपिक्स कर लिए। पहला बेसिक्स और दूसरा हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिटर की, ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों केस में, ठीक है। अब याद रखना है, चाहे वो स्पेसिफिक पूछे ट्रस्ट का, चाहे वो स्पेसिफिक पूछे सोसाइटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ वर्ड आया भाई, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझने में कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। पता हो फिर ना लिखो तो गलती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है तो चुपचाप यही चेपना है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक 3 की। टॉपिक 3 है ट्रस्ट और टॉपिक 4 है अपना सोसाइटी, ठीक है। दोनों में एक ही एक टॉपिक है, दोनों के अंदर एक ही एक पॉइंट है। और याद रखना है भाई, इसको अलग अलग तरीके से पूछेंगे कि व्हाट आइटम ऑडिटर शॉल कंसीडर व्हाइल ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, या फिर व्हाट शॉल बी द कंसिडरेशन, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ मुझे घुमा फिरा के भाई एक ही पॉइंट है तो उसी को लिखना है, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट के केस में क्या आता है, ट्रस्ट के केस में एक पॉइंट है क्या, ऑडिटर हैज़ टू एस्कर्टेन, ठीक है। मतलब कि ऑडिटर की प्रोसीजर क्या, ऑडिटर को करना क्या है वो पूछेंगे, ऑडिटर प्रोसीजर क्या होता है ट्रस्ट के केस में, तो आपको ये लिखना है, कुछ भी लिखना है भाई, कुछ भी पूछेंगे एक ही पॉइंट है तो घुमा फिरा के ये लिखना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसके लिए वो अलग लिखना है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट के केस में पूछेंगे तो ये फिर ये लिखना है, ठीक है, कि ऑडिटर को एस्कर्टेन करना क्या है, ठीक है। ऑडिटर को पता करना क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल आते हैं 7 पॉइंट ट्रस्ट के केस में, ठीक है। तो टॉपिक 3 ट्रस्ट, ऑडिटर हैज़ टू एस्कर्टेन। अब इसमें 7 पॉइंट। टॉपिक 3 ऑडिटर हैव टू एस्कर्टेन, ठीक है। इसमें 7 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि अकाउंट्स, सबसे पहला बात करता है अकाउंट्स क्या प्रॉपर्ली मेंटेन किए, रेगुलरली मेंटेन किए कि नहीं किए। दूसरा पॉइंट बात करता है रिसीट एंड डिस्बर्समेंट, ठीक है। रिसीट यानी कितना पैसा है, डिस्बर्समेंट यानी कि कितना एक्सपेंस हुआ, क्या उसको तुमने प्रॉपर्ली और करेक्टली शो किया कि नहीं किया, ठीक है। तो पहला अकाउंट्स, दूसरा पॉइंट है रिसीट और डिस्बर्समेंट, ठीक है। रिसीट मतलब कि पैसे मिले, और पैसे मिले तो क्या उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जिस पर्पज़ के लिए हमने ऑब्टेन किया था। उसके बाद आता है कैश बैलेंस और वाउचर, ठीक है। कैश बैलेंस का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और वाउचर का मतलब है जो ट्रांजैक्शन होता है उसका जो एविडेंस होता है उसको बोलते हैं वाउचर। तो कैश बैलेंस और वाउचर क्या एग्रीमेंट में है विद अकाउंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हमने बुक ऑफ अकाउंट बना रखे तो उसके एग्रीमेंट में है ना, मतलब कि साथ साथ वही है ना जो अकाउंट्स में लिख रहे थे, वही है ना अपना बैलेंस, वही है ना अपना वाउचर, ठीक है। वो है अपना तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट मतलब कि जो ऑर्डर को रिक्वायर्ड था क्या उसके सामने प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट बात करता है कि जो नंबर ऑफ ट्रस्टीज है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज की लिमिट होती है, ठीक है। तो वो देखने की क्या उसको मेंटेन किया कि नहीं किया, ठीक है। सातवां पॉइंट बात करता है मीटिंग्स के बारे में, क्या मीटिंग्स जो थी जो मैनेजमेंट के बीच में थी वो क्या रेगुलरली की जा रही है ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट है मिनट बुक के, ठीक है। तो यानी कि जो सातवां और आठवां पॉइंट लिंक है, सातवां बोलता है कि क्या मीटिंग रेगुलर कर रहे हो, और आठवां बोल रहे हैं क्या तुम मिनट बुक मेंटेन कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। तो टोटल 8 पॉइंट हो गए। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक लाइन में। पहला पॉइंट बात करेगा अकाउंट्स के बारे में, दूसरा बात करेगा रिसीट और डिसबर्समेंट के बारे में, तीसरा बात करेगा कैश बैलेंस और वाउचर के बारे में, चौथा बात करेगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पांचवा बात करेगा नंबर ऑफ ट्रस्टीज के बारे में, छठवां बात करेगा मीटिंग्स के बारे में, सातवां बात करेगा मिनट्स बुक के बारे में, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या करके। ऑडिटर हैज़ टू ascertain फर्स्ट whether accounts maintain regularly as per the provision of applicable act. Second, whether receipt and disbursement are properly and correctly shown, and whether the donation received are applied for the object for which it is obtained. Third, cash balance and voucher, whether cash balance and voucher in custody of manager were in agreement with accounts, ठीक है। Fourth, whether all books, deeds, accounts, voucher and documents which is required by auditor were produced before him. पांचवा, whether maximum and minimum number of trustees have been maintained. सातवा, whether meetings are held regularly. आठवा, whether minutes book of proceeding have been maintained properly, ठीक है। तो ये हो गए अपने 8 पॉइंट। तो हमने टॉपिक 3 कर लिया ट्रस्ट के बारे में, ठीक है। अब टॉपिक 3 के बाद आता है टॉपिक 4, वो होता है सोसाइटी के बारे में, ऑडिट कंसिडरेशन। लेकिन इसमें याद रखना है कि ट्रस्ट के अंदर ही एक क्वेश्चन पूछा था दीनदयाल वाला कि वो एक कॉलेज है उसने फंड को एक्वायर किया किसके लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ऑडिट प्रोग्राम आप डिज़ाइन करो इस तरह से कि हम देखें कि फंड को क्या यूज़ किया उन्होंने अच्छे से कि नहीं किया, ठीक है। तो बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन करो फंड के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आती है 10 चीज़ें, ठीक है। मैं एक लाइन करके बोल देता हूँ, बस इसको बस ऐसे ही पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो मतलब कि करना क्या ऑडिटर को अगर फंड के बारे में पूछे कि भाई फंड कैसे मैनेज कर रहा है ट्रस्ट। पहला, ऑडिटर शुड ऑब्टेन प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ कॉलेज एंड ट्रस्ट, उसकी नॉलेज लो। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा ग्रांट लेटर कहाँ से, फॉर एग्जांपल उसको ग्रांट मिला है, ठीक है। ग्रांट मिला किसके लिए मिला, उसको प्रोजेक्ट के लिए मिला है, उसको ग्रांट लेटर वेरीफाई करना है कि ग्रांट लेटर में जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। तो ऑडिटर शुड केयरफुली स्टडी ग्रांट लेटर टू अंडरस्टैंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करता है ऑडिटर को देखना है कि बैंक स्टेटमेंट देखनी है भाई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें ग्रांट मिला है तो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा होगा ना कि हाँ भाई 50 लाख का ग्रांट है, ठीक है। तो ऑडिटर शॉल एग्जामिन
बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रेस रिसीट ऑफ ग्रांट देयर इन, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि भाई मैनेजमेंट का जो है क्या बजटेड एक्सपेंडिचर है कि भाई तुम्हें ग्रांट कितना मिल रहा है 50 लाख का, हमारा बजट एक्सपेंडिचर है कि भाई हम करेंगे 20 लाख का एक्सपेंडिचर करेंगे, और तुम्हारा एक्चुअल कितना, वो एक्चुअल तुम्हारा 80 लाख हो गया, तो ठीक है। तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट अबाउट बजटेड प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तुमने क्या किया, इंश्योर करना है मैनेजमेंट को कि भाई इन दोनों में ज़्यादा डेविएशन ना हो। पांचवा पॉइंट बात करता है ऑर्डर को ये देखना है कि भाई जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट का वो क्या चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा आपको, मिनट बुक, ठीक है। मीटिंग्स होती है, उसमें पता चलता है कि भाई प्रोजेक्ट चल रहा है, इस ग्रांट से पैसा लिया तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम रिसर्च प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है ये देखता है ऑडिटर मिनट बुक को पढ़ के, ठीक है। तो ऑडिटर शॉल एस्कर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम मिनट बुक, ठीक है। छः पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को देखना है कि जो फंड का जो हमने फंड लिया, ठीक है, ग्रांट लिया हमने एक पर्पज़ के लिए लिया कि हमको रिसर्च करनी है, क्या वो एक्चुअल इंटेंडेड पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ। 6 पॉइंट, ऑडिटर शॉल इंश्योर दैट प्रोजेक्टेड फंड इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। उसका 7वां पॉइंट बात करता है कि ऑर्डर को देखना है भाई कि जो तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुमने इस फंड से तुमने कोई एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदी, क्या तुमने उसको कैपिटलाइज किया, ऐसा तो नहीं है ना कि उसको दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर शॉल एग्जामिन वेदर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट हैव बीन प्रॉपर्ली कैपिटलाइज, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात किया 7वें पॉइंट में कि कैपिटल एसेट खरीदा तो कैपिटलाइज किया कि नहीं किया, उसी के बारे में 8वां पॉइंट बात करता है कि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, क्या वो सच में खरीदा भी है कि बस बुक में ही दिखा दिया, ठीक है। तो 7वां पॉइंट बात करता है क्या बुक में दिखाया, और 8वां पॉइंट बात करता है भाई बुक में दिखा दिया कि एक्चुअल भी खरीदा, ठीक है। तो 8वां पॉइंट बात करता है ऑडिटर इंश्योर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट विच इज परचेज आउट ऑफ फंड, ठीक है। और 9वां पॉइंट बात करता है कि भाई कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। दो ऊपर के 2 पॉइंट हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 7वां और 8वां मशीनरी खरीदी। अब ये बोल रहे हैं 9वां पॉइंट यानी कि कोई अगर अपने फंड में से कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो आपको इंश्योर करना है कि आपने क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की, ठीक है। ऑडिटर शॉल चेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम ग्रांट टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग। और 10वां पॉइंट बात करता है, जो लास्ट पॉइंट है वो बात करता है कि ऑडिटर को देखना है कि क्या वो फंड का अकाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें फंड मिला है, कोई ग्रांट मिला है, तो क्या तुम उसको एज ए लायबिलिटी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, दिखाना पड़ेगा भाई। ऑडिटर शॉल फाइनली एग्जामिन वेदर फंड अकाउंट हैव बीन शोन एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। दैट्स इट, ये हमारा ट्रस्ट का काम पूरा होता है। टॉपिक 3। अब आता है टॉपिक 4 सोसाइटी। टॉपिक 4 ऑडिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब बस सोसाइटी की बात यह है, तो सोसाइटी की बात बहुत मस्त है क्योंकि इसमें और एक ही टॉपिक है, जिस तरह हमने ट्रस्ट में था एक ही टॉपिक, उसमें बस एक क्वेश्चन था अलग से जो हमने पीछे देखा। अब सोसाइटी के अंदर भी एक ही टॉपिक है ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब कि ऑडिटर क्या देखेगा। अब इसमें कुछ भी पूछे, सोसाइटी का नाम अगर आ गया, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर, कुछ भी पूछे तो भाई एक ही चीज़ है, उसी को लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक 4 ऑडिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ऑडिटर्स कंसिडरेशन, अब इसमें टोटल 5 पॉइंट आता है, 5 चीज़ें हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करनी है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई जो पहले 3 पॉइंट है वो लिंक है, क्योंकि पहले 3 पॉइंट में कहीं ना कहीं रेफरेंस आता है किसी न किसी एक्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 5 पॉइंट को हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट बात करेगा कि गवर्निंग जो लेजिस्लेशन है सोसाइटी किस, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है भाई कि सोसाइटी किस एक्ट के अंदर गवर्न हो रही है, तो उसमें आता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करेगा कि क्या सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन ली है FCRA एक्ट 2010 में, क्यों, क्योंकि भाई बाहर से अगर कंट्रीब्यूशन तुम मंगा रहे हो, ग्रांट ले रहे हो, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा FCRA एक्ट में, तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया। दूसरा पॉइंट ये बात करता है। तीसरा पॉइंट बात करता है कि भाई क्या सोसाइटी अपनी रजिस्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1962 में, क्योंकि भाई कोई भी एंटिटी हो, कोई भी जितनी भी एंटिटी आज तक पड़ी है, हमने सबको रजिस्ट्रेशन लेना मतलब कि होता ही है अगर टैक्स पे करना है, तो फिर क्या उसने देखना है कि रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया। तो पहले 3 पॉइंट बात करते हैं किसी न किसी एक्ट के बारे में। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1962, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो 2 बचे हुए पॉइंट है, उन 2 बचे पॉइंट में बात करते हैं कि ऑडिटर को देखने जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का वो क्या है, वो कैसे पता लगेगा, उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये बताता है 4th पॉइंट। 5th पॉइंट बताता है ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है और इवेल्युएट करना है एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। दैट्स इट, यही है 5 पॉइंट जनरल से हैं, इसको पढ़ते हैं। टॉपिक 4 सोसाइटी ऑडिटर्स कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शुड ascertain governing legislation of society. Example, Society Regulation Act 1860 or any other law applicable. Point second, auditor shall ascertain whether society have obtained registration under Foreign Contribution Regulation Act 2010, FCRA Act 2010. Third point, auditor shall ascertain whether registration under Income Tax Act 1962 have been obtained for tax. पॉइंट नंबर इसमें 3 पॉइंट हमने कर लिया। अब चौथा और 5वां पॉइंट देखते हैं जो कि अलग अलग है। 4th, ऑडिटर शॉल एस्कर्टेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज। पॉइंट 4, ऑडिटर शॉल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर
विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू डोनेशन एंड वेरियस एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करने कंट्रोल को, ताकि वो डिजाइन कर सके अपना ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है अपना सोसाइटी और यहाँ पे खत्म होता है अपना पूरा पार्ट 3 जो कि था अपना ऑडिट ऑफ सोसाइटी एंड ट्रस्ट।